हाँ जी सर, शुरू करें। तो आज हमारी ऑपरेशंस मैनेजमेंट की स्टडी नोट नंबर 2 की अगली क्लास है। ठीक, पिछली क्लास में हमने डिमांड फोरकास्टिंग पूरा किया था। डिमांड फोरकास्टिंग के बाद, और डिमांड फोरकास्टिंग में हमें याद होगा कि 4 क्वेश्चंस थे। अब ये आज क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अगले टॉपिक का है, अगला कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कैलकुलेशन। राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कैलकुलेशन। अगर आपने पहले कभी ये पढ़ रखा है और आपने इसको लिख भी रखा है, तो पहले जो आपने कभी पढ़ा होगा और आज जो आप पढ़ रहे हैं जिन स्टूडेंट्स में, वो जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज मैच होगी। ठीक है, सवाल जवाब बिल्कुल वही है। कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कैलकुलेशन में एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि गिवन पर्टिकुलर ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैं कितनी मशीनें अपने पास रखूं। भाई इमेजिन करो कि हमारे पास ऑर्डर आया 5000 यूनिट बनाने का। जो हमारा बायर है वो हमसे कहता है कि 5000 यूनिट मुझे एक गिवन टाइम फ्रेम में ही चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 डे में ही चाहिए। हम कह रहे हैं भाई 1 डे में हमारे बस की नहीं बनाना 5000 यूनिट। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? कस्टमर हमसे पूछ रहा है अच्छा 5000 नहीं बना पाओगे तो क्या बना पाओगे? हम कहते हैं जी हम तो 2500 यूनिट बना पाएंगे। तो कस्टमर कहता है भाई 2500 यूनिट कितनी मशीनों से बनाओगे? हमने कहा हमारे पास एक ही मशीन है, हम तो 2500 यूनिट बना पाते हैं। वो कह रहा है नहीं मैं तो किसी दूसरे पे जाऊंगा नहीं, मुझे तो आप ही से उम्मीदें हैं। हम कह रहे हैं देखो या तो हमें 2 दिन दे दो, तो 2500 यूनिट आज बना लेंगे, 2500 यूनिट कल बना लेंगे, तो 5000 यूनिट का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। कस्टमर कह रहा है 2 दिन होते तो आप ही के पास क्यों आता, मुझे आज ही चाहिए और पूरे 5000 चाहिए। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है कि या तो वो 2500 यूनिट किसी और से बनवा लें हम, या तो कस्टमर हमसे 2.5 ले ले और 2500 किसी दूसरे से खरीद ले। ये सब कुछ हो नहीं पा रहा। तो एक रास्ता ये है कि हम अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर लें, हम अपनी मशीनों की संख्या बढ़ा लें। तो आप मुझे बताइए कॉमन सेंस से कितनी मशीनों पे काम करेंगे तो 5000 यूनिट पूरी हो जाएंगी? कैसे आया ये? भाई यही आंसर है, यही फार्मूला है, यही टॉपिक है। भाई 5000 यूनिट चाहिए और हमारे पास 2500 की कैपेसिटी है। तो आपने जो 2 निकाला वो कैसे निकाला होगा? 5000 डिवाइडेड बाई 2500। तो ये जो 5000 डिवाइडेड बाई 2500 आपने करा, अगर हम इसे फार्मूला मान लें तो 5000 बताइए क्या है? 5000 है रिक्वायरमेंट। 5000 क्या है? रिक्वायरमेंट। 5000 क्या है? रिक्वायरमेंट। और डिवाइड कर दीजिए 2500 से। तो 5000 डिवाइडेड बाई 2500 में 2500 क्या है? अवेलेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी जो हम बना सकते हैं वो। तो 5000 डिवाइडेड बाई 2500 मतलब 2। तो फार्मूला बना रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई अवेलेबिलिटी। क्लियर? बात समझ आ गई सर? चलिए पॉइंट 1 लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट 1, नंबर ऑफ मशीन्स available with us, number of machines available with us may or may not be sufficient, may or may not be sufficient to match the requirement, to match the requirement, है ना? जो हमारे पास मशीनें हैं वो हो सकता है कि मैच हो सकता है कि वो मैच ना हो। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास मशीनें कम हो सकती हैं, हमारे पास मशीनें ज्यादा हो सकती हैं। तो कई बार वो पूछ लेता है कि आइडल मशीनें आपके पास कितनी हैं, तो बता देंगे भाई इतनी एक्स्ट्रा हैं। कभी कभी वो पूछ लेता है कितनी मशीनें कम हैं, तो बता देंगे जी इतनी कम हैं। लेकिन कितनी कम है और कितनी ज्यादा है ये तब पता चलेगा जब हमें पता चले कि एक्चुअल में मशीनों की रिक्वायरमेंट है कितनी। राइट? पॉइंट 2, point number 2, number of machines, plant or equipment can be increased or decreased, depending upon the requirement.
डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये बात भी नेचुरल है भाई, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा भी होगा उसके हिसाब से हम बढ़ा और घटा सकते हैं। अब सिंपल और सीधी बात एक समझ लेते हैं जो हमने पहली क्लास में भी सीखी होगी, पहले कॉन्सेप्ट में भी सीखी होगी, कि जब हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें उतनी थ्योरी नहीं लिखनी है जितनी थ्योरी थ्योरी में है, हम तो उतनी थ्योरी लिख रहे हैं जितनी थ्योरी प्रैक्टिकल के काम की है, राइट। तो अगर हमें मशीनें पता लगानी हो कि हमें कितनी चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला अभी हमने खुद पैदा करा, वो लिख लेते हैं। लिखें आप सर। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, number of machines needed to fulfill a particular assignment, number of machines needed to fulfill a particular assignment can be obtained by using following formula, by using following formula। क्या फॉर्मूला था? अगर आप याद करें तो वो फॉर्मूला जो अभी आपने निकाला वो 5000 डिवाइडेड बाई 2500 था, तो नंबर ऑफ मशीन्स इज इक्वल टू क्या बताया आपने? रिक्वायरमेंट अपॉन अवेलेबिलिटी। ये जो रिक्वायरमेंट अपॉन अवेलेबिलिटी है ना, ये रिक्वायरमेंट अपॉन अवेलेबिलिटी है उस चीजों की जो हम बनाएंगे, जो प्रोडक्ट हमें बनाना है उसकी कितनी पीसेस की रिक्वायरमेंट है? 5000 पीसेस की, और अवेलेबिलिटी कितने पीसेस की है? 2500 की। तो मतलब ये जो रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी है ये मशीन की नहीं है, ऑफ आउटपुट है ये, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। कई बार हमें लगता है कि रिक्वायरमेंट मतलब मशीनों की रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी मतलब मशीनों की अवेलेबिलिटी। वो नहीं लिखना है हमें, हमें रिक्वायरमेंट में लिखना है कितने पीस हमें चाहिए जो ये मशीन बनाएगी, कस्टमर जितने मांग रहा है, हमें जितना सप्लाई करना है। और अवेलेबिलिटी मतलब वो कैपेसिटी जो हमारे पास है, हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, करेक्ट। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है इसका दूसरा नाम भी हो सकता है रिक्वायर्ड कैपेसिटी, और इसका दूसरा नाम हो सकता है अवेलेबल कैपेसिटी। मतलब हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी थी 5000 यूनिट, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी थी कितनी यूनिट? 2500 यूनिट, राइट। क्लियर हो गई बात? पक्का? ठीक है, ओके। चलो, ये जो आपने फॉर्मूले में लिखी हैं बातें, एक दो पॉइंट अलग से भी लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिक्वायरमेंट मींस number of units required to be produced, number of units required to be produced, कितनी यूनिट हमें बनानी है, वो रिक्वायरमेंट था, मतलब रिक्वायर्ड कैपेसिटी। 5वां पॉइंट, अवेलेबिलिटी मींस number of units which can be produced from the existing capacity। अभी आज के हिसाब से देखें तो हम कितना माल बना पाएंगे from the existing capacity, right? ये बात समझ आ गई सर? इसका मतलब जब भी वो कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा हमसे, कुछ क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट की किताब में है और कुछ हम इसके बाद प्रैक्टिस के करेंगे, तो ये बताओ आप कि जितने भी क्वेश्चन यहां पर पूछेगा जिसमें भी मशीन कैलकुलेशन आएगी, वो स्टडी मैट के हो या प्रैक्टिस के, ये फार्मूला तो पक्का लगेगा। लेकिन इतने से फार्मूले को सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में रखने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं इन लोगों को,
ये जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए जीवन में पंगा करने की कोशिश करेंगे। ये या तो रिक्वायरमेंट और या तो अवेलेबिलिटी में से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आसान हो या भारी हो, हल्का हो या मुश्किल हो, कैसा भी हो, फार्मूला तो यही लगेगा, ये कसम खा के पी जाएंगे आप, इसे खून के अंदर बसा लीजिए आप। रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय अवेलेबिलिटी, ये फार्मूला से क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मशीन्स। ठीक, अगर वो क्वेश्चन को भारी करेगा तो क्या क्या चेंजेस कर सकता है? कुछ भी जो भी चेंज करेगा वो दो में से एक में करेगा, या तो रिक्वायरमेंट में भारीपन पैदा करने की कोशिश करेगा या अवेलेबिलिटी में। फार्मूले में कितने कंपोनेंट हैं? दो। फॉर्मूला में दो ही तो कंपोनेंट हैं भाई। आप इनकम उसमें अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखते हैं, तो नॉर्मल फाइनल अकाउंट सीखने के बाद नीचे वो बहुत सारी एडजस्टमेंट शुरू हो जाती हैं। और वो कहीं भी होती तो P&L और बैलेंस शीट में ही है, उनका डिजाइन थोड़ी बदल जाता है। हमारे फार्मूला में दो कंपोनेंट है, तो जो भी होगा या तो रिक्वायरमेंट में होगा या फिर हमारी अवेलेबिलिटी में होगा। राइट, फिक्स हैं दो चीजें, दो एडजस्टमेंट। अगर उसने एडजस्टमेंट आपको देनी होगी, आपका क्वेश्चन मुश्किल बनाना होगा, तो वो क्या करेगा? रिक्वायरमेंट जो है वो कभी कभी चेंज करवाएगा आपसे। कैसे? वो कहेगा कि कस्टमर तो 5000 यूनिट मांग रहा है हमसे, लेकिन मैं क्या बताऊं, कस्टमर जो 5000 यूनिट मांगता है ना, अगर हम 5000 बनाते हैं तो 2-4% तो डिफेक्टिव पीस निकलते हैं। तो क्या करूं? तो मैं थोड़ी ज्यादा बनाऊं जिसका कुछ परसेंटेज डिफेक्ट होने के बाद भी 5000 यूनिट बच जाए। राइट, तो रिक्वायरमेंट में 99% जो एडजस्टमेंट आएगी तो 100% वही, लेकिन 99% अगर एडजस्टमेंट आएगी तो क्या आएगी कि रिक्वायरमेंट एग्जामिनर बढ़ा देगा। रिक्वायरमेंट कम कभी नहीं होती, कस्टमर कम माल क्यों लेगा भाई? रिक्वायरमेंट में गारंटी है इस बात की कि एडजस्टमेंट अगर आई तो क्या आएगी कि रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? डिफेक्ट की वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से, या फिर वो कस्टमर बोलेगा मेरे को 5000 पीस चाहिए, 2-4 ना सैंपल के डाल देना एक्स्ट्रा। हम कह रहे हैं यार हमारी मशीन तो 5000 ही बनाती है, अब तुझे सैंपल भी चाहिए। वो कह रहा हाँ सैंपल तो चाहिए, तो हम फिर इतने ज्यादा पीस बनाएं कि सैंपल भी पूरे हो जाएं और 5000 यूनिट भी पूरे हो जाएं। तो रिक्वायरमेंट देखना तुम प्रश्नों के अंदर हमेशा इंक्रीज होगी, गारंटी। ठीक है। दूसरा खेल है अवेलेबिलिटी का। अवेलेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर जो भी एडजस्टमेंट आएगा, ध्यान से सोच के, वो हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। कैसे? आप अभी 2500 यूनिट बना पाते हो, क्वेश्चन वाला कभी भी ये नहीं कहेगा आपसे कि 24 घंटे बिजली आने की वजह से ज्यादा बना सकते हैं हम। अरे भाई जो 2500 है वो 100% कैपेसिटी तो है। हम जो 2500 यूनिट बना पा रहे हैं वो क्या है कि अगर हम सारे रिसोर्स लगा दें, सारा रिसोर्स इस्तेमाल कर लें, तो हम मैक्सिमम 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 कितना बना पाएंगे? 2500। तो वो कभी एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन ये नहीं होगी कि अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई। 99.99% क्या होगा? अवेलेबिलिटी डिक्रीज करवाएगा। वो कैसे? बिजली चली गई, ब्रेक डाउन हो गया, रेगुलर मेंटेनेंस हो गई, फैक्ट्री इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आ गया इसलिए माल नहीं बन पाया, शहर में कर्फ्यू लग गया इसलिए माल नहीं बन पाया। बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ रीजंस देयर वुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ नॉन प्रोडक्शन। तो हम 2500 बना तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बिजली चली गई तो हम 2000 बना पा रहे हैं, तो फार्मूले में 2000 लिखेंगे। ठीक है सर, इस बात को वहां नोट कर लेते हैं। आइए, बस ये 2 लाइनों के बाद टॉपिक खत्म, बस फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। आइए, रिक्वायरमेंट may sometimes go up। रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है भाई? may sometimes go up, कभी कभी ऊपर जा सकती है। क्यों? किसकी वजह से? because of various reasons such as defective units, free samples,
नॉर्मल लॉस एटसेट्रा। तो अगर ये होता है, ध्यान से लिखेंगे, इफ दिस हैपेंस, if this happens, comma, we will be required to produce more quantity so that these adjustments can be satisfied. These adjustments can be satisfied. पहले बताओ, बात समझ आई? ठीक है सर, उतना अधिक बनाएंगे कि जितने में हमारी डिमांड सेटिस्फाई हो सके। करेक्ट। और इसी प्रकार और क्या हो सकता है, हमारी अवेलेबिलिटी का कलेश हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, similarly some adjustment may also be needed in availability. कैसे? It can sometimes come down. It can sometimes comes down due to various reasons, such as breakdown, idle time, power cut, repairs, servicing, etc. If this happens, our available capacity will come down and we need to plan our production accordingly. And we need to plan our production accordingly. Right? समझ आ गई सर बात? कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। इसको नोट कर लीजिए, सब लोग कर लें। ये जो आपने लिखा है ना सर, हो सकता है कि आज जो हम क्वेश्चन करें वो उसमें यूज ना हो। भाई स्टडी मैट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको बताऊं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही है इस बात के ऊपर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते समय मान लो कोई एडजस्टमेंट नहीं आई तो आप ये मत सोचिएगा बताओ फालतू सा 2 लाइनों का सवाल 7-7 पॉइंट लिखवा दिए, मास्टर पागल है। नहीं सर, ये फिक्स्ड डिपॉजिट है हमारी, जिसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए तैयारी करेंगे। कहीं से कुछ भी उठकर आ जाए तब ये हमारे फार्मूले काम आएंगे। ठीक है? फायर एक्सटिंग्विशर किसी बिल्डिंग में लगा हो, आग बुझाने वाला, तो ऐसा थोड़ी है वो रोज यूज नहीं होता। तो कह रहे अरे यार फालतू में 5,000 रुपया का लग गया, आग तो लगती नहीं। अच्छा तो तुम चाहती हो कि लगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। इसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट की किताब में, सीएमए इंस्टीट्यूट की किताब में क्वेश्चन नंबर 5 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 19 पे है। ये 2016 सिलेबस की किताब में पेज नंबर 19 पर है। 2022 सिलेबस की किताब में किस पेज नंबर पर है इसका पर्चा हम दे चुके हैं सबको। ठीक है सर, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं और देखते हैं कि मशीनें कैसे निकलेंगी।
क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा जी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, अ डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8-hour शिफ्ट 250 days a year and has the usage date of a machine मतलब एक ही प्रकार की मशीन है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि हम तो लेथ मशीन पे काम करते हैं, ड्रिलिंग मशीन पे भी काम करते हैं, टेपिंग मशीन पे भी काम करते हैं, तो अगर 3 प्रकार की मशीनें होती तो 3 बार फार्मूले लगते। यहां पर साफ साफ लिखा है कि हम जो भी बनाएंगे वो एक ही मशीन के ऊपर बनाएंगे। ठीक हो गई बात? एक ही मशीन के ऊपर हम सब कुछ बनाएंगे, राइट? तो प्रोडक्ट एक्स वाई जेड ये 3 चीजें हैं। इनको देख के बालक के मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्स का, वाई का, जेड का क्वेश्चन अलग अलग करना है या एक साथ होगा। भाई ये सोचने की जरूरत है आपको कि आपने अगर मशीनें कैलकुलेट करनी है और एक जैसी मशीन पर ये सब बन जाता है तो फार्मूला एक ही बार तो लगेगा। फार्मूला क्या था? रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय अवेलेबल। तो एक्स का रिक्वायर्ड, वाई का रिक्वायर्ड, जेड का रिक्वायर्ड सब जोड़ के ऊपर पुट कर दो और तीनों की अवेलेबिलिटी नीचे पुट कर दो, बात खत्म, नमस्ते। और अवेलेबिलिटी तीनों की होती भी नहीं, सूर्य तो एक ही बार प्रकट हो रहा है ना दिन में, दिन तो एक ही है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड, ये हमारा क्वेश्चन है। जब कभी भी हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हम नर्वस आ जाने की वजह से, बिकॉज ऑफ गेटिंग नर्वस, बच्चे को समझ नहीं आता सवाल शुरू कहां से करूं। पिछली क्लास के जो क्वेश्चन थे वो तो सब एक जैसे थे, उसमें ज्यादा शिक्षा का मैटर था नहीं। आज आप सीखिए कि जब भी वो क्वेश्चन में कुछ पूछता है और आपको समझ नहीं आ रहा कहां से धागा पकड़ूं, कहां से सिरा पकड़ूं, कहां से शुरुआत करूं, तो आप ये देखिए क्वेश्चन की आखिरी लाइन में उसने क्या पूछा। किसने पूछा? नंबर ऑफ मशीन। कुछ समझ आए ना समझ आए ऐसी तैसी क्वेश्चन की, नंबर ऑफ मशीन शब्द तो लिख सकते हो ना आप, उतना लिख दो नोटबुक पे बस। पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 उसने हमसे पूछा नंबर ऑफ मशीन निकालो, तो हमने हेडिंग डाल देनी है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मशीन, बात खत्म। अगर आपने कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मशीन लिख दिया तो वो बात खत्म हो गई, नमस्ते। अब आपको ये पता चल गया कि यही कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मशीन का कहीं से फार्मूला याद करो या मतलब एडजस्टमेंट से किसी तरह किसी से उठवा लो, फार्मूला मिल जाना चाहिए। फार्मूला क्या था? रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय अवेलेबिलिटी। अब किसी तरह भगवान एग्जाम हॉल में बैठे हुए हमारे दिमाग को ये 2 चीजें भिजवा दी तो आंसर आ जाएगा ना। सिरे को पकड़ो, सिरे को। आप एक फाइनल में थोड़ी, इंटर में भी तो है वो एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट है आपका, फार्मूले हैं उसमें बहुत सारे, तो आपको तो वो याद रहना चाहिए फार्मूला। उसमें 2 हैं चीजें, किसी तरह भगवान हमें 2 चीजें दिलवा दे तो बस बल्ले बल्ले हो जाए। हमेशा क्या सीखेंगे? इज इक्वल टू लगा के छोड़ देंगे, ये कहीं से निकाल के यहां पुट कर देंगे हम, ठीक है। अब इसके अगली लाइन में लिखते हैं रिक्वायरमेंट। कैसे आएगी रिक्वायरमेंट? ये आपकी मर्जी है, चाहे आप इसके नीचे कर लीजिए, चाहे आप एग्जाम में आंसर शीट को ऐसे भाग में बांट दीजिए, इधर का 75% हिस्सा और इधर का 25% हिस्सा। इधर तो आप हेडिंग डाल सकते हैं मेन सॉल्यूशन और इधर हेडिंग डाल सकते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मतलब रफ काम नहीं, वर्किंग नोट। इधर तो लिखो फार्मूला और उसमें डाल दो वैल्यूज, वो आई कहां से वो यहां दिखा दो, रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू। साथ साथ दिखाते रहोगे तो आपको भी सुकून रहेगा। पेज को पहले ही बांट दो, चाहे ये वाला हिस्सा पूरा इस्तेमाल हो चाहे नहीं हो, उसे दिख जाएगा बच्चे ने वर्किंग नोट कर रखा है, नहीं? ठीक है। अब फिलहाल हम तो सॉल्यूशन के नीचे लिख रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट कैसे आएगी जरा 1 मिनट के लिए प्रश्न पढ़ते हैं। ये 300 यूनिट बनानी है, ये 400 यूनिट बनानी है, ये 500 यूनिट बनानी है। 300 यूनिट बनाने में 4 घंटे लगेंगे पर यूनिट, 6 घंटे लगेंगे पर यूनिट, 3 घंटे लगेंगे पर यूनिट। और ये ऊपर जो दे रखा है 8 घंटे हैं, 250 दिन है, इसका मतलब टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है।
तो फिर इसका मतलब रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टाइम, है ना। रिक्वायर्ड टाइम मतलब रिक्वायर्ड टाइम ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों का चाहिए ना, एक्स वाई जेड ही तो है, हाँ एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखिए कि x को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 300 यूनिट बनानी है और एक यूनिट में 4 घंटे लगते हैं, तो 300 इंटू 4, ये तो हो गया x का रिक्वायर्ड टाइम, प्लस y की यूनिट हमें कितनी चाहिए 400, और एक यूनिट बनाने में 6 घंटे लगते हैं, 400 इंटू 6 प्लस, अब हमें चाहिए z 500 यूनिट और कितने घंटे लगते हैं 3, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड टाइम। जोड़ के बताइए कितना आया, टोटल करने के बाद बताना था, आंसर देख के ना बताएं। 5100 आवर्स ये रिक्वायरमेंट आ गई। उसी प्रकार आइए अवेलेबिलिटी लिखते हैं। प्लीज ध्यान से समझिए कि अवेलेबिलिटी W की अलग, उसकी X की अलग, Y की अलग, Z की अलग कैसे निकल सकती है। नहीं, अवेलेबिलिटी तो मशीन की है और फिर मशीन हमारे पास कितने दिन है उसकी है, तो दिन तो 250 सबके लिए 250 ही है, तो जो भी इसमें दे रखा वो देखते हैं सर, 8 आवर्स हैं और 250 दिन है, और कुछ और भी दे रखा है क्या, वर्कर नहीं, कितना आया 2000 आवर्स आ गए। बस इन दोनों को उठा के ऊपर पटक दो फार्मूले में, यहां पर 5100 डिवाइडेड बाई 2000 कितना आया बताओ, 2.55 मशीनें हमारा आंसर आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आप बाजार से खरीदने जाएंगे, भाई जरा 2.5 मशीनें दे दियो, तो वो आधी काट के थोड़ी देगा, है ना, या तो 2 खरीद लो पैसे बचाने हो तो, या 3 खरीद, 2 खरीदेंगे तो समस्या क्या है, हमारी यूनिट्स पूरी बन नहीं पाएंगी, ग्राहक का कलेश। तो हमें क्या करना है, ओएम का पहला चैप्टर पढ़ लिया आपने, मास्टर ने पढ़ाया नहीं अभी। ओएम का पहला चैप्टर एक्चुअली थ्योरी है, उसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, उसमें पहला ही ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहां से होगा, उससे कम यूनिट दोगे, क्यों, हमारे पास है नहीं भाई मशीन, तो इतनी ले जा, अरे भाई क्यों ले जा इतनी, तो इसका मतलब हमें कस्टमर का ऑर्डर तो पूरा करना ही पड़ेगा, तो मजबूरी में कोई बात नहीं, क्या करें, खाली मशीन रखी रहेगी, लेकिन अब करना तो पड़ेगा ही, तो 2.5 की जगह 3 मशीनें खरीद लेते हैं। हमेशा ये याद रखेंगे 2.1 होगा तब भी क्या करना है, 3 ही करनी है आपको, ठीक है, 3 ही करनी है हमेशा। ओके, बल्ले बल्ले, टॉपिक ओवर, मशीन कैलकुलेशन यहां पूरा हुआ। ये बात लिख लेते हैं पॉइंट वाली, लिखिए नोट, in the concept of machine calculation, in the concept of machine calculation, any decimal value whether 1 or 9 shall always be rounded off, shall always be rounded off, ठीक है। चलो अब इंस्टीट्यूट की किताब में क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, अभी हम आते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलो 7 से पहले हेडिंग डालते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटलनेक। हाँ जी, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटलनेक, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटलनेक।
कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटल नेक, ये क्या होता है? बॉटल नेक शब्द जो है वो कहां से पड़ा? दो चीजें मैं आपको याद दिलाता हूं। एक वो द वायरल फैक्ट्री करके यूट्यूब चैनल है, TVF, नहीं देखा आपने? देख लीजिएगा। तो जिन्होंने वो बनाई है कोटा फैक्ट्री, उस कंपनी का नाम TVF है, द वायरल फैक्ट्री। उन्होंने एक दूसरी फिल्म भी बनाई है, शायद उसका नाम है एस्पिरेशंस, UPSC के ऊपर। तो वो UPSC के ऊपर जो उन्होंने फिल्म बनाई है, उसमें जो किरदार है, जो आदमी IAS बनता है, वो आदमी का आपने वीडियो देखी होगी पक्का, मैं बताऊंगा आपको तो याद आ जाएगा। वो पानी के बोतल को, क्योंकि वो तो DM बन चुका, तो वो शहर के लोगों को समझा रहा होता है कि पानी का बोतल पी के, पानी की जो ये बोतल है वो ऐसे मत फेंका करिए आप। हाँ, तो वो जो ढक्कन है उसको तोड़ मरोड़ के इसके अंदर डाल देता है। वो कहता है नहीं तो क्या लोग करते हैं, जो लोकल पानी वेंडर्स हैं, पानी बेचने वाले, वो ऐसे आप लोग की बोतल उठा लेते हैं, क्रश तो करी नहीं हमने, उसी को थोड़ा सा ना स्टीम सा दे के वो वापस ठीक हो जाती है, और उसमें वो दोबारा रिफिल करके लोकल पानी बेच देते, बिकता 20 रुपए का है। तो आपके साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो बोतल का ढक्कन उसमें, तो बोतल का जो नेक है, अब जब उसमें दोबारा पानी फिल होगा तो वो पानी उस नेक की वजह से वापस उतना नहीं आ पाएगा, वो बोतल खराब हो गई। बोतल के नेक का मतलब क्या है कि बोतल के गले में कोई ऐसी चीज फंस गई जिसकी वजह से उसके अंदर का जो सामान है वो पूरा मतलब पूरा बाहर नहीं आ पा रहा। करेक्ट। दूसरा, आप विस्की की बोतल्स देखिए, कई बोतलों में वो छल्ला पड़ा होता है, कंचा मतलब जो भी इंग्लिश में उसे पेबल्स या जो भी कहते होंगे। तो जब आप विस्की ऐसे पोर करेंगे, उड़ेलेंगे गिलास में, तो ऐसा तो है नहीं ना पूरा का पूरा बोतल ऐसे लपेट लेना 1 सेकंड में, तो वो धीरे धीरे पोर होगी। ठीक है। उसी प्रकार वो वंटा की बोतल आती है लेमन की दिल्ली में, तो वो धीरे धीरे होगी। तीनों उदाहरण में एक बात कॉमन है, दैट गले में पड़ा हुआ कुछ कंचा is stopping or is restricting the flow of the liquid inside the bottle, right? Let us put that in English now. तो वो जो लिक्विड के फ्लो को रोकता है, इसका मतलब हमारी स्पीड को कम करता है, हमारी गति को कम करता है, राइट? काश वो ना होता, उस सोडा की बोतल में ना होता वो, तो हम क्या करते, आराम से गड़ 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 निकल जाता पूरा एक ही बार में, उतना उसे धम 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 समय नहीं लगता। तो कहने की बात यह है कि अगर ये गतिहीन आदमी जिसमें स्पीड कम है अकेला काम करे, मान लो एक ऐसा वर्कर है हमारे यहां जिसकी स्पीड बहुत स्लो है, निकाल हम सकते नहीं उसे, तो हम उसे एक ऐसा काम दे दें जो अपने आप कर सके, वो उसमें किसी दूसरे का क्या ना हो इन्वॉल्वमेंट। वरना क्या होगा बताइए, जो दूसरा तेज स्पीड वाला आदमी है उसकी टीम में ये हल्की स्पीड वाला आदमी होगा, तो तेज स्पीड वाले के दिमाग में हमेशा दर्द रहेगा, यार ये किसे चिपका दिया मेरे साथ। इसको बोलते हैं बॉटल नेक। वो रिसोर्स जिसकी वजह से टीम का आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, बॉटल नेक। 3 लोगों की टीम है, एक आदमी कपड़ा काटता है, दूसरा सिलता है, तीसरा उसे पैक करता है, तब जाके वो पैकेट बाजार में आता है। ठीक है। कपड़ा काटने वाले से हमने पूछा, हाँ भाई कितने मीटर कपड़ा काट लेते हो एक दिन में? कह रहा मैं 500 मीटर। खच 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 खच, शर्ट के कपड़े कट पीस काटता है वो। कह रहे जी 500 मीटर कपड़े काट लेता हूं मैं रोज, देख लेना आप। वो तबियत खराब की वजह से 300 काट पाया आज, वो आज का मैटर है। आज बिजली चली गई थी इसलिए वो कम काम कर पाया, वो आज की प्रॉब्लम है। कल शहर में संडे था, दुकान बंद थी, तो कल कुछ नहीं कटा, वो कल की प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी कैपेसिटी अगर हम नापें तो 500 कर लेता है। हमने दूसरे वर्कर से पूछा जो सिलाई करता था, सिलाई में समझते हैं स्टिचिंग, अब बच्चों का नहीं पता होता ना यार, अंग्रेजी में कुछ समझ नहीं आता, तो वो सिलाई करता है दूसरा आदमी। हमने पूछा और कितना सिल लेते हो एक दिन में? करे जी मैं तो 300 यूनिट ही सिल पाता हूं। काटने वाले का क्या है, कैंची घुमानी है, हमें तो बहुत टेंशन है,
300 यूनिट ही सिल पाता हूं मैं, बस 300 मीटर कपड़ा ही सिल पाता हूं केवल। हमने पूछा तो फिर वो जो 200 मीटर कटा हुआ रहता है उसका क्या? अब वो अगले दिन देखेंगे यार, हम तो 300 ही जो यूनिट है वो कपड़ा सिल पाते हैं, ठीक है। हमने तीसरे से पूछा और कितना पैक कर लेते हो? कर अब मुझसे मत पूछो ना, तो गुस्से की बात, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। हम कह रहे अरे कितना पैक कर लेते हो यार बताओ तो। करा मैं पैक कर लेता हूं 1000। मैं तो गलत कंपनी में फंस गया हूं। वो काटने वाला बदमाश 500 यूनिट काटता है और ये सिलने वाला 300 यूनिट सिलता है, और मैं 1000 यूनिट पैक कर सकता हूं, लेकिन मजबूरन कितनी करनी पड़ती है, 500 या 300? 300, क्योंकि 500 से वहां पहुंचे 500, लेकिन आगे से उसके बाद से बी से सी पे पहुंचे 300। तो सोचिए 500 वाले की कितनी कैपेसिटी फेक बेकार जा रही है, 200 मीटर, और पैक करने वाले की कितनी कैपेसिटी बेकार जा रही है, 700 मीटर। किसकी वजह से? इस एक बदमाश की वजह से। काश ये ना होता और इसकी जगह कम से कम 500 मीटर वाला आदमी भी होता, तो एक आदमी की कैपेसिटी तो खराब ना जाती। समझ गए सर आप? तो हमारी टीम के अंदर वो वाला रिसोर्स जिसकी लोएस्ट कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं, बॉटल नेक, क्योंकि उसी की कैपेसिटी टीम की कैपेसिटी बन जाती है। अब ये पूरी टीम मिलकर अगर किसी को जवाब देगी कि हम कितना पीस पैक करके फाइनल दे पाएंगे, तो क्या आंसर आएगा, 300 यूनिट। तो कितने काट के फेंकता, फिर हमें क्या मतलब है? सिला तो 300, और जब सिला 300 तो पैक भी 300। इसे कहते हैं बॉटल नेक। समझ आया जी? राइट, आइए। हां, और उसकी कैपेसिटी बॉटल नेक कैपेसिटी, एंड बॉटल नेक कैपेसिटी शैल इक्वल्स टू द टीम का कैपेसिटी। यही पूछेगा वो आपसे। ओके, आइए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। पॉइंट 1, bottleneck means that resource, bottleneck means that resource, bottleneck उस resource को कहते हैं, resource of a team which has lowest capacity, which has lowest capacity। आपका सीपीयू हैंग करता है, आपका कंप्यूटर हैंग नहीं करता है। गुस्से में आपने पेन फेंक के मारा कंप्यूटर के मॉनिटर पे। विच हैज लोएस्ट कैपेसिटी, राइट। पॉइंट 2, कैपेसिटी ऑफ बॉटलनेक रिसोर्स capacity of capacity of bottleneck resource is called bottleneck capacity, is called bottleneck capacity। Point 3, bottleneck capacity is also said to be system capacity। इसे सिस्टम कैपेसिटी भी कहते हैं, राइट। bottleneck reduces overall team capacity and efficiency। पॉइंट नंबर 5, bottleneck must be eliminated, bottleneck must be eliminated sooner than later
and cannot be sustained for too long. इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे. है ये रहा बॉटलनेक कैपेसिटी ही सिस्टम कैपेसिटी है. जी सर, ये नोट कर लीजिए. एक ही क्वेश्चन है केवल, सिंपल, छोटा सा. लेकिन सर एग्जाम में बात ऐसी है ना कि वो 6 नंबर में आया है. विश्वास नहीं होता बच्चे को भी. हाँ, ओके. चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए. क्वेश्चन नंबर 7, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें लिखने में भी समझ नहीं आता क्या क्या लिखें. छोटा सा प्रश्न है. अ फर्म हैज 4 वर्क सेंटर्स ए बी सी एंड डी इन सीरीज, इन सीरीज, इन सीरीज, इन सीरीज. मतलब ये जो वर्कर्स काम करते हैं, वर्क सेंटर्स, ये सीरीज में काम करते हैं. मतलब ये पूरी एक टीम है, ये मिलकर काम करते हैं इन सीरीज. ए का फिनिश्ड गुड्स, बी का रॉ मटेरियल, बी का फिनिश्ड गुड्स, सी का रॉ मटेरियल, सी का फिनिश्ड गुड, डी का रॉ मटेरियल. पहले कपड़ा कट के दूसरे पे पहुंचा सिलने के लिए, तो कटा हुआ कपड़ा सिलने वाले के लिए रॉ मटेरियल हो गया. विद इंडिविजुअल कैपेसिटी इन यूनिट्स पर डे शोन इन द फिगर बिलो. तो रॉ मटेरियल ए के पास गया. ए की इंडिविजुअल कैपेसिटी 380 यूनिट है, वो 380 यूनिट बना पाता है. बी की इंडिविजुअल कैपेसिटी 360 यूनिट है, वो 360 यूनिट बना पाता है. सी की इंडिविजुअल कैपेसिटी 340 यूनिट है, वो 340 यूनिट बना पाता है. और डी की इंडिविजुअल कैपेसिटी 400 यूनिट है, वो 400 यूनिट बना पाता है. फिर भी इन झूठे लोगों ने एक्चुअल में कितना बनाया? 300. वो कह रहा मैं 400 बना सकता हूं. उससे पूछो क्या हुआ? हवा. आइडेंटिफाई द बॉटलनेक. लेकिन 400 वाले की गलती नहीं है, 340 वाले की गलती है. क्योंकि ये जो सेंटर है हमारा, इसकी सबसे लोएस्ट कैपेसिटी है. इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा टीम बर्बाद हो रहा है. आपने अगर पढ़ा हो तो आपका ओएम 70 नंबर का ही है. 30 नंबर में एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उसमें एक टॉपिक है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स. वो ये कहती है कि एक कंपनी अगर कई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके सारे प्रोडक्ट टॉप पे नहीं होते. कुछ प्रोडक्ट होते हैं कैश काउ, मतलब नोट छापने वाले. वो तो बस बिकते हैं ब्रांड वैल्यू से, सोचता भी नहीं आदमी के कुछ खराब भी हो सकता है उसमें. दूसरे प्रोडक्ट होते हैं स्टार, मतलब वो टॉप पर हैं लेकिन अभी उन पे मेहनत होती है. कैश काउ पे मेहनत नहीं होती. कैश काउ मतलब जो सेटल हो चुका है प्रोडक्ट, वो तो बिकेगा ही बिकेगा, विज्ञापन करो मत करो. स्टार मतलब उभरते हुए प्रोडक्ट, चमकते हुए प्रोडक्ट, उन पे मेहनत चल रही है, टॉप पे पहुंचेंगे, अभी पहुंचे नहीं. टॉप पे कौन है? कैश काउ. जो टॉप पे पहुंच चुका, ग्रोथ खत्म हो गई उसकी. क्यों? इससे ज्यादा होती नहीं ग्रोथ. स्टार कौन है? जो उभर रहा है, बढ़ 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 रहा है, एक दिन टॉप पे पहुंचेगा. एक होता है डॉग. डॉग मतलब ऐसा प्रोडक्ट, हाँ वही कुत्ता, ऐसा प्रोडक्ट जो बड़ा वफादार है हमारा, ठीक, हम उसे बंद नहीं कर रहे लेकिन ला के भी कुछ नहीं दे रहा, पता नहीं क्या है, ठीक. एक प्रोडक्ट होता है क्वेश्चन मार्क, उसमें मार्केट शेयर तो हमारा बढ़ता है, ग्रोथ नहीं होती, पता नहीं कैसे. तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब हमारे 4 प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट हमारी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क पैदा कर रहा है, तो कंपनियों को क्या करना चाहिए? उस प्रोडक्ट को अपने बुके, बुके समझते हैं आप, फूलों का गुलदस्ता, उस बुके में से उस वाले फूल को उठा के फेंक देना चाहिए जो कीड़ा पड़ा रहा है, बाकी फूल भी खराब करेगा. मतलब हमारी कंपनी में एक साबुन है जो बहुत बदनाम हो रहा है या बिक नहीं रहा है,
जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेशन, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो रहा है। हमने वो प्रोडक्ट काट दिया, उस पर नुकसान, उस पर खर्चे हमारे ज्यादा हैं और आ रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उस साबुन के सेगमेंट को हम बेच देंगे। हम कहेंगे हम कल से साबुन नहीं बनाएंगे, और ये करते ही अगले साल क्या हो गया, हमें प्रॉफिट। समझ गए आप? ये वहां काम आता है कि हम हमारी टीम कैपेसिटी देख रहे हैं कम हुए जा रही है। असल में टीम की कैपेसिटी कम नहीं हो रही, हमारा पैकर आदमी पागल है, वो फेंको उसे उठा के। ओके। दूसरा, व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी? पहले का आंसर तो सी हो गया। सिस्टम कैपेसिटी में अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, सिस्टम कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड बॉटलनेक कैपेसिटी, बॉटलनेक कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम कैपेसिटी। तो जो इसकी कैपेसिटी है वो ये होगी 340। हो गया क्वेश्चन, 4 नंबर तो आ गए। तीसरा मैं आपको करवा देता हूं, समझ नहीं आएगा आपको। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है अभी, एफिशिएंसी हमने सीखी नहीं है अभी। एफिशिएंसी कैसे निकलती है मैं यहां लिख देता हूं, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। ये एक फार्मूला है, और ये कैसे पैदा होता है अभी आप खुद पैदा करेंगे इसको, देखिएगा। एक्चुअल आउटपुट तो है 300, वो लिखा, और स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब कैपेसिटी के मुताबिक जितना आपको बनाना चाहिए था। आपको बनाना चाहिए था 340, आपने तो उतना भी नहीं बनाया। चलो तुम 400 मत बनाओ, 340 तो बनाओ, वो भी नहीं बनाया जा रहा तुमसे। तो कितनी कैपेसिटी हो गई, कितना एफिशिएंसी आई? हो गया जी 23। हो गया क्वेश्चन, ऐसे ही लिखना है इसमें। एक्चुअल आउटपुट हो रहा, क्योंकि वो आउटपुट पूछ ही नहीं रहे थे, वो कैपेसिटी पूछ रहे थे। याद होगा आपको, हाँ, वो ये नहीं पूछ रहे थे आज कितना बनाया, वो पूछ रहे थे कितना बना सकते हो। हाँ ठीक सर। तो बधाई आप सबको, एक और कॉन्सेप्ट आपने पूरा कर लिया। अब हेडिंग डालिए, थोड़ा कीमती टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। Concept of efficiency, right? Point 1. It is also called productivity. ठीक है, राइट? अब आप सोचो, सिंपल उदाहरण कर लेते हैं वही, और आपको फार्मूला समझ आ जाएगा, आप खुद पैदा भी कर पाएंगे फार्मूले को। आप ये बताइए मुझे कि अगर आपको टारगेट दिया गया कि आज आपको 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 5 से कम करो, घर नहीं जाने देंगे, देखना तुम, ऐसी तैसी लेबर लो की, यही होगा ओवर टाइम। वर्कर कह रहा ठीक, ना बनाऊं ना तो घर मत जाने देना, अभी तो तुम निकलो, हम काम शुरू करें। वर्कर से शाम को पूछा गया कितनी यूनिट बनाई, वो करा हमने, बेहोश हो जाओगे सुन के, हमने बनाई 10 यूनिट। वर्कर कर मालिक बोला 10 यूनिट, अरे ऐसे कैसे, क्या हो गया? वो करा वो बना दी, छोड़ो, हमारा इनाम बताओ, जितने % मेरी प्रोडक्टिविटी है ना उतने % तनख्वाह लेके हिलूंगा, नहीं तो तुम नहीं पहुंच पाओगे अपने घर। अब सुनना, मालिक बोला हाँ हाँ चल, तेरी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, बताओ, उसकी मदद करो, कितने % प्रोडक्टिविटी है उसकी। ऑप्शंस बताता हूं आपको, 50%, 100%, 150%, 200%। बताओ। क्वेश्चन ये है कि मालिक ने वर्कर को कहा कि 5 यूनिट प्रोड्यूस करना कम से कम, उसने कर दी 10, तो प्रोडक्टिविटी कितनी % आई? मैडम ऐसे कैसे 200, मतलब कुछ भी हवा में, मतलब 50%,
100%, 150% और 200%। हमें यह मानना होगा कि हमें फार्मूला आता नहीं है। हमने तो सुना ही नहीं अभी फार्मूला आज की क्लास में। बिना फार्मूले के बताओ भाई, बिना फार्मूले में भी दो गुना काम करा ना, तो दो गुना काम करा तो 200%, राइट। अब ये दो गुना काम करा, ये कैसे आया? कैसे आया 200%? 10 डिवाइडेड बाई 5, यही तो करा आपने, इंटू 100 कर दिया होगा तो परसेंटेज हो गया, नहीं तो 2 टाइम्स प्रोडक्टिविटी है। तो ये जो 10 डिवाइड बाई 5 करा, उसमें 10 क्या है? कितना बोला गया उसको वो, या कितना बनाया उसने वो? बनाया, एक्चुअल आउटपुट। और उसको बोला कितना गया कि इतना स्टैंडर्ड है, बस ये बना लो हम खुश हैं, 5। तो फार्मूला आप सीखिए मत, बनाइए, पैदा करिए फार्मूला। आग लगेगी देखना आप कलकत्ता के पेपर में। कलकत्ता समझते हैं आप? आपका हेड ऑफिस कलकत्ता में है। तो फार्मूला क्रिएट करिए आप, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, ठीक है। अब सुनिए सीन 2। कौन सा सीन? सीन 2। वर्कर से कहा गया ऐसा, बेटा देख बात सुन, अगर ये काम तूने 10 घंटे में कर लिया ना तो तुझे इनाम देंगे, जा तू भी क्या याद रखेगा। वर्कर बोला देख लो फिर, तुम्हारी जेब ढीली हो जाएगी। हमने कहा हाँ हाँ 10 घंटे में काम करके लिया, तुझे इनाम देंगे, मोबाइल फोन। वर्कर बोला कर दिया तो? हम कह रहे बेटा तो करना, तू ये काम करेगा तो मुझे 10 लाख का फायदा होगा, तेरे को 10,000 का फोन दिलवाने में मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तू काम करके ला बेटा, जा 10 घंटे में आ जाइयो, ठीक है। 5 घंटे में आ लिया वो काम करके। अब बताओ अब कितनी प्रोडक्टिविटी? मैडम कितनी प्रोडक्टिविटी? 50। अच्छा आप बताओ सर, 10 घंटे का काम हमारा लड़का 5 घंटे में कर लाया, तो इतना बताओ मैडम प्रोडक्टिविटी ज्यादा है कि लड़के की कम है? 10 घंटे का काम भाई 5 घंटे में कर लाया बस, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है कि कम? ज्यादा। 50 नहीं हो सकता आंसर, ज्यादा है। कितना है? ऑप्शंस बताता हूं आपको, 50%, 100%, 150%, 200%। बताओ हैं कैसे, ऐसे कैसे बताओ। अच्छा 50% कैसे आया? 50% चलो जैसे भी आया, 1 मिनट 50 वालों से बात करते हैं पहले। जैसे भी आया देखो, सोचो थोड़ा सा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा कहना चाहते हो या कम कहना चाहते हो? ज्यादा होनी चाहिए ना उसकी। तो जिस व्यक्ति ने काम को टारगेट से कम समय में कर दिया, उसकी प्रोडक्टिविटी तो हमें ज्यादा करनी चाहिए ना। अगर हम कह रहे हैं कि 50% आया तो मैथमेटिकली जैसे भी आया हो, जो भी ऊपर रखा हो जो भी नीचे रखा हो, लेकिन 50 में मुझे दिल में दर्द है, गलत है 50 पक्का। मुझे तो फार्मूला आता नहीं, मैं तो एग्जाम हॉल में बैठा हूं, तो मुझे इतना तो पक्का पता है कि 50 और 100 नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन थे ना, 50, 100, 150 और 200। 50 नहीं हो सकता क्योंकि वो कम जा रही है। 100 तो तब होता जब वो 10 घंटे का काम 10 घंटे में करता, ठीक। आंसर क्या है बताओ? 200%। कैसे? क्योंकि 5 घंटे का काम जो वो 10 घंटे का काम जो आदमी 5 घंटे में करेगा, इसका मतलब उसने आधे समय में काम कर दिया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुना है। कैसे आया ये आंसर बताइए आप? 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 100। 10 क्या है? स्टैंडर्ड टाइम जो हमने उसे दिए थे, और 5 क्या है? एक्चुअल टाइम। टाइम के केस में और आउटपुट के केस में फार्मूला पलट रहा है। कैसे? ऐसे देखो, अंग्रेजी कमजोर है मेरी, हम तो दिल के अंदर हिंदी से सोचें, ठीक। पीपल हु आर स्टडीइंग इन इंग्लिश शुड अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। हाँ अच्छे से समझो आप कि अगर किसी ने माल जरूरत से ज्यादा बनाया तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? अगर आउटपुट लिमिट से, स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाया तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी ना। लेकिन अगर किसी ने टाइम जो लिया, इस्तेमाल करा, वो कम करा, तब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। आउटपुट और प्रोडक्टिविटी में संबंध होता है डायरेक्ट, सीधा, और
टाइम में और प्रोडक्टिविटी में संबंध होता है इनवर्स, ऑपोजिट, उल्टा, राइट? इसलिए इसका फार्मूला कुछ और था, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100 जो आपने बताया, लेकिन इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। समझ गए आप? पक्का क्लियर? आइए थ्योरी लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं, फार्मूले तो अभी हम पैदा करेंगे, लेकिन एक बात तो पक्की, आपको बात समझ तो आ गई? ठीक। पॉइंट 2, productivity has direct relationship with output। ये कैसे शो होगा? अगर आउटपुट स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाया गया तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, और अगर आउटपुट कम बनाया गया तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। क्लियर हो गई बात? उसी प्रकार पॉइंट नंबर 3, productivity has inverse relationship with time। प्रोडक्टिविटी और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। अगर टाइम किसी ने ज्यादा लिया काम करने में तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई कैसे कह सकते हो आप? उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। और अगर किसी काम को करने में उसने टाइम कम लिया तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो इस प्रकार भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने गणित ही लगानी है। जी मैम। अब हम अपने फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, सो प्रोडक्टिविटी के जो फॉर्मूले हैं वो आउटपुट के हिसाब से अलग आएंगे, टाइम के हिसाब से अलग आएंगे। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100 और स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। इन दोनों में जो ये वाला मेथड है ये प्रेफर्ड मेथड है, नोट कर लीजिए। आंसर दोनों में सेम आएगा, कुछ भी कर लीजिए, आंसर दोनों में सेम आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप आउटपुट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो थोड़ी सी वर्किंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन टाइम हमेशा स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों गिवन होते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आपको टाइम गिवन ना हो, राइट? इसमें भी वही खेल है सर कि अगर कोई एडजस्टमेंट आएगी तो एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड आउटपुट में आएगी। एक्चुअल आउटपुट कम ज्यादा करवा सकता है, स्टैंडर्ड आउटपुट कम ज्यादा करवा सकता है। स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, जो भी चेंजेस आएंगे वो इसी में आएंगे। इंस्टीट्यूट की किताब से अभी जो आप क्वेश्चन करोगे वो तो एक ही है, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन आप ये नोट करिए प्लीज के जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जब एग्जाम के क्वेश्चन से तो पता नहीं वो क्या पूछ लेगा। जैसे ही आपको एफिशिएंसी शब्द दिखे, प्रोडक्टिविटी शब्द दिखे, बस आपको ये फार्मूला नजर में आ जाना चाहिए, बात खत्म, राइट? चलो पॉइंट नंबर 5, जनरली productivity is expressed in percentage।
generally productivity is expressed in percentage because generally productivity is expressed in percentage. productivity percentage में express होती है, क्यों? because of multiplication with 100. because of multiplication with 100. But if we do not multiply 100, if we do not multiply 100, comma, the resultant figure will still be productivity and it is called productivity index, and it is called productivity index. क्लियर हो गई जी बात? पक्का? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं आप? छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, एक लाइन का. अ स्टील प्लांट हैज अ डिजाइन कैपेसिटी of 50,000 tons of steel per day. That means 50,000 is something which was planned. ये वो स्टैंडर्ड है जो हमने सोचा था कि हम इतना माल बनाएंगे, बट इफेक्टिवली आवर कैपेसिटी इज 40,000. तो फिर अब हमारा स्टैंडर्ड 40 ही रह गया है. इफेक्टिव कैपेसिटी ही हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट होगा. लेकिन फिर भी हम तो बहुत बदमाशी करते हैं. एक्चुअल में हमने केवल 36,000 ही बनाया. कंप्यूट द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट एंड इट्स यूटिलाइजेशन. अब वो दो सवाल पूछ रहा है हमसे. एक तो एफिशिएंसी ऑफ प्लांट और एक यूटिलाइजेशन. यूज कितने परसेंट हुआ? यूज जब निकालोगे तो 50,000 में से निकालना. खर्चा तो हमने 50,000 का करा था ना. यूज हम 36,000 कर पाए केवल. लेकिन एफिशिएंसी का फार्मूला जो था वही रहेगा. कैसे? सबसे पहले अब बताइए एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100. एक्चुअल आउटपुट बताइए कितना है? 36,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आया? हो गया एक क्वेश्चन. अब जो दूसरा हिस्सा है उसमें वो पूछ रहा है इस्तेमाल कितना करते हैं, यूटिलाइज कितना करते हैं, कितने परसेंट हम यूज कर पाते हैं. वो जरा देखिए आप. यूटिलाइजेशन कितना है? 36,000 यूज करा आपने. कितने में से? 50,000 में से. तो सिर्फ 72% ही हम एक्चुअल में यूज कर पाए अपने खर्चे के मुताबिक. उसमें से यूज इतना ही हो पा रहा है. ठीक भाई, हमने क्लास करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट दिए टीचर को. वो 10 मिनट लेट आया टीचर. उसके लिए तो उससे कहा जा सकता है तुम लेट क्यों हो, टीचर से. लेकिन अब वो कह रहा है कि 1.5 घंटे की क्लास 90 मिनट की जो है उसमें उस टीचर ने 5 बार पानी पिया और 5 बार पानी पीने में 11 मिनट खर्च कर दिए उसने, बदमाश ने. अब उससे ये तो कहा नहीं जा सकता देखो सर पानी ना कम पिया करो, 11 मिनट खा जाते हो आप. तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 90 मिनट की. ठीक, उसमें से 10 मिनट पानी पीने के बाद खत्म करने के बाद 80 मिनट ही इफेक्टिव कैपेसिटी है. तो जो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी निकालनी चाहिए ना वो 80 में से निकालनी चाहिए. लेकिन क्लास का इस्तेमाल अगर निकाला जाएगा
तो वो 90 मिनट में से निकाला जाना चाहिए। समझ गए सर आप? क्योंकि अगर टीचर की एफिशिएंसी 90 में से निकालोगे तो वो कहेगा मैं पानी भी ना पीऊं। पानी के अलावा इस्तेमाल वाला जो टाइम है, इफेक्टिव इस्तेमाल वाला टाइम, वो तो पानी के एक्स्ट्रा में है ना, वो कहने का मतलब है। एनीवेज, हो गया क्वेश्चन। अब हमारा हो गया प्रोडक्टिविटी, एक ही क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस वाले तो भरपूर है जी। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वैसे तो आपने कई बार पढ़ा होगा, सीएमए में तो फाउंडेशन में भी कॉस्टिंग है। निराले लोग हैं हम, हैं? नहीं था उसमें? अच्छा, फिर तो ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपने कई जगह सुना होगा, कॉस्टिंग में भी है और ओएम में भी है। आज आ गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट के तो मार्जिनल कॉस्टिंग में न जाने कितने फार्मूले हैं, हमें इतना कलेश नहीं करना है। हमें ब्रेक इवन पॉइंट फिलहाल यूनिट्स में पढ़ना है, जिसका एक ही फार्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उस फार्मूले को अगर आप इस्तेमाल करके निकाल पाएंगे तो वो ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट आ जाएगी। राइट? क्लियर? अब अगर हमें मान लो अपने प्लांट का डिजाइन बनाना हो, मशीनें खरीदनी हो, वर्कर रखने हो, खर्चे करने हो, तो हम उसी हिसाब से करें जिनका बनाया हुआ आउटपुट कम से कम ब्रेक इवन के बराबर तो हो। ठीक सर? तो चलिए अब ब्रेक इवन पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इसे बस लिख लीजिए और पी लीजिए, बात खत्म। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। Break even point in units can be obtained by using following formula. Fixed cost divided by contribution per unit. ठीक है? क्योंकि वेरिएबल खर्चा तो जब होगा तो वो वेरिएबल वाला खर्चा तो पैसे भी देगा, तो उसका ब्रेक इवन से कोई मतलब नहीं। वी मस्ट प्रोड्यूस आइदर इक्वल टू और मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट। राइट? हमें हमेशा इतना या इससे ज्यादा यूनिट बनानी चाहिए ताकि हमें ब्रेक इवन आए या प्रॉफिट आए। करेक्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। छोटा सा सवाल है, जवाब उसका बहुत लंबा है, पता नहीं क्यों, अजीब सी बात। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। A manager has to decide about the number of machines to be purchased. A manager has to decide about the number of machines to be purchased. हमें पता लगाना है कि कितनी मशीनें हम खरीदें। He has 3 options. या तो परचेज करूं मैं 1 मशीन या 2 मशीन या 3 मशीन। ओके? अगर हम एक खरीदते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 है और आउटपुट 0 से 300 यूनिट तक बनेगा, मतलब 300 तक बन सकता है। 2 मशीनें खरीदेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 है और यूनिट 600 बन सकती हैं।
और अगर हम 3 मशीनें खरीदेंगे तो 21,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट आएगी और 900 यूनिट तक बन सकती है। हमारा वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज है, हमारा रेवेन्यू 50 रुपए है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है और उसके बाद हमें बताया जाएगा कि एक प्रोजेक्टेड डिमांड अगर 600 से 650 हो, मतलब अगर हमारी डिमांड इतने रेंज में हो तो हम कितनी मशीनें खरीदें। अभी जो दूसरा प्रश्न है सेकंड वाला, ये तो हमें समझ आ नहीं रहा, अभी देखेंगे पर क्या है, कुछ भी पूछते हैं। ये जो पहला हिस्सा है ब्रेक इवन पॉइंट, ये अपना निकाल लेते हैं बढ़िया सा फार्मूले से। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम 1 मशीन लेते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से कितना आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 12,000। और कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल प्राइस गिवन था 50 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए, तो 30 रुपए। ये कितना आया? 400 यूनिट। इसी प्रकार अगर हम 2 मशीनें खरीदते हैं, 2 मशीन्स का ब्रेक इवन, ये कितने पर आएगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 30, 500 यूनिट पे। ठीक है, 500 ही है ना। उसके बाद अगर हम 3 मशीनें खरीदते हैं तो कितना? 21,000 डिवाइडेड बाय 30, तो ब्रेक इवन तो आ गया, एक हिस्सा तो हो गया। सेकंड पार्ट जो ये पूछ रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं जी अगर डिमांड 600 से 650 हो तो हम कितनी मशीनें खरीदें। अब जरा पहले 1 मिनट एनालाइज कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर डिक्टेट कर दूंगा कि अगर हम 1 मशीन खरीदते हैं तो मैक्सिमम यूनिट कितनी बन पाएंगी? 300। ठीक है ना। लेकिन हमें तो 600 बनानी है, 600 से 650, तो 1 मशीन का तो चांस है ही नहीं। पक्का क्लियर? एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करिए। ऑप्शंस क्या हैं आपके? 1 मशीन, 2 मशीन और 3 मशीन। 1 मशीन का तो चांस ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे को तो 1 मशीन से सिर्फ मैक्सिमम 300 यूनिट मिल पाती हैं और हमें बनानी कम से कम 600। तो चलो 650 ना सही, 600 तो बने, वो भी नहीं हो पा रहा 1 मशीन तो, सॉरी। ओके, 3 मशीन देखते हैं जरा। 3 मशीन, यूनिट तो बढ़िया है, 601 से 900 माल बन पाएगा, लेकिन 3 मशीन का ब्रेक इवन पॉइंट देखिए 700। इसका मतलब 700 से कम बनाओगे तो लॉस होगा। डिमांड 700 से कम है, 700 से कम बनाएंगे मतलब 3 मशीन खरीद भी लें और 650 बनानी है, 650 से ज्यादा बन नहीं सकती, तो लॉस हो जाएगा हमें। अब जरा 2 मशीन देखते हैं। 2 मशीनों में मैक्सिमम कितना बन पाएगा? 600, डिमांड से मैच कर रहा है। इसका ब्रेक इवन चेक करो, वाह 500 से ज्यादा हमारी यूनिट बन रही है, तो हमें प्रॉफिट भी होगा। ओके, तो हम क्या खरीदेंगे? 2 मशीनें। आंसर लिखिए इसका थ्योरी में। इसका प्रैक्टिकल आंसर थोड़ी है, इसका तो थ्योरेटिकल आंसर है, बच्चा कैलकुलेटर कर रहा है। लिखो आप पॉइंट 1, वी कैन नॉट परचेज 1 मशीन, we cannot purchase 1 machine because it cannot fulfill the requirement. We cannot purchase 1 machine because it cannot fulfill the requirement. ठीक है,
ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ही नहीं सकता। ओके, दूसरा पॉइंट, पॉइंट 2 लिखिए, वी कैन नॉट परचेज 3 मशीन्स, वी कैन नॉट परचेज 3 मशीन, हम 3 मशीनें भी नहीं खरीदेंगे। वी कैन नॉट परचेज 3 मशीन्स, वी कैन नॉट परचेज 3 मशीन्स, we cannot purchase 3 machines because although it can fulfill requirement, although it can fulfill requirement, वैसे तो ये requirement fulfill कर देगा, although it can fulfill requirement, although it can fulfill requirement, but its break-even point, but its break-even point is going beyond demand. Its break-even point, its break-even point is going beyond demand. Its break-even point is going beyond demand, comma, which may result in loss, जिससे नुकसान हो सकता है, which may result in loss, right? तो 2 नहीं 3 नहीं खरीदेंगे, तो हम खरीदेंगे 2। पॉइंट 3, we will purchase 2 machines, हम 2 खरीदेंगे, we will purchase 2 machines and we will purchase 2 machines and produce 600 units, and produce 600 units, produce 600 units, which will meet the demand, which will meet the demand, demand भी meet हो जाएगी, which will meet the demand and which will meet the demand and will be above break-even point, 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 will be above break-even point। ठीक है सर, फुल स्टॉप। 5 मिनट और रुके रहिए, 5 मिनट और थोड़ा सा लिख लें। अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आज के हमारे बचे हुए समय में हम अगले कॉन्सेप्ट को सिर्फ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम अगली क्लास में करेंगे, राइट? अगले कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट, कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट। कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट। लेआउट के बाद करा हमने लोकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट, चलिए ठीक है। अब हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट। लेआउट का मतलब होता है कोई मैप, कोई नक्शा, मानचित्र। तो आपने मैप देखे होंगे, दिल्ली का मैप देखिए, मुंबई का मैप देखिए, किसी शहर का मैप देखिए आप, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं, बिखरी बिखरी। ऐसा लगता है पता नहीं वो बनता कैसे होगा, बताओ कितना मुश्किल है। कंप्यूटर तो अब आए 20-25 साल पहले, उससे पहले भी मैप थे, बताओ। जो हिंदुस्तान में पुरानी कॉलोनीज हैं उनके, और जो हिंदुस्तान में नई कॉलोनीज बसी हैं उनके मैप देखिए आप, दोनों में आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। जो पुराने जगहों के मैप है ना, वो वैसे ही है, टेढ़े 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 टेढ़े, कहीं से भी कुछ भी निकल जाता है, पतली सी गली फिर बड़ा सा मैदान, बताओ। लेकिन जो नई कॉलोनीज हैं वो उनके बड़े प्यारे से रेक्टेंगल मैप होते हैं, सीधे सीधे पिलॉट कटते हैं, बराबर साइज की सड़कें होती हैं। तो आपको हमारे यहां ये मानना पड़ेगा
कि जो फैक्ट्रियां हैं उनके लेआउट या तो स्क्वायर हैं या तो रेक्टेंगल। अगर आप ये नहीं मानते, नहीं हमने तो देखी है फैक्ट्रियां टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, कहीं से कुदर भी कुछ भी खुल जाता है, तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। खैर, इस क्वेश्चन में यह सिखाया जाएगा कि हमने एक फैक्ट्री का डिजाइन बना लिया और उसके अंदर मान लो 3 गोडाउन बना लिए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रोडक्शन वाली यूनिट को उठा के गोडाउन वाली जगह ले जाएं और गोडाउन वाली जगह को इधर ले जाएं? ऐसे समझो जैसे कोचिंग सेंटर में 3 कमरे हैं क्लास के, डिजाइन ऐसा बनाया गया कि 2 क्लासरूम इस तरफ है, 1 क्लासरूम इस तरफ है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि पहली क्लासरूम को तीसरी क्लासरूम से और तीसरी क्लासरूम को पहली क्लासरूम से रिप्लेस कर दें? इसका क्वेश्चन है यहां पर, ये वो टॉपिक है। तो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो आज आपको सीखना है, जो समझना है, वो किसका है? कॉन्सेप्ट है रीशफलिंग का। शफल करना है आपने, चेंजेस करने हैं आपने, और ये देखना है कि पुराना जो लेआउट था वो ज्यादा बढ़िया था या जो नया लेआउट है वो ज्यादा बढ़िया है। तो कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा बढ़िया है, कौन सा सुंदर लग रहा है उसको देख के? नहीं, कौन सा कम डिस्टेंस वाला है और कौन सा ज्यादा डिस्टेंस वाला। सपोज करिए कि प्रोडक्शन यूनिट से माल बन के वेयरहाउस में जाता है और ये दोनों हमारी फैक्ट्री के दूर दूर कोने पर हैं, बिल्कुल मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि आधा किलोमीटर चलता है पहले ट्रक, फिर आता है गोडाउन। तो यार प्रोडक्शन यूनिट और वेयरहाउस को बगल बगल में रखो तो ट्रक को कम चलना पड़ेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हमें जो 2 चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको नजदीक रखना चाहिए लेआउट में। समझ आई बात आपको? जो 2 चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड, उन्हें कहां रखना चाहिए? अपने नजदीक। भाई आपको अगर हम क्लासरूम की बात करें तो एसी का बटन मुझे नहीं चाहिए स्टेज पे, तो यहां हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कहीं भी हो। लेकिन लैपटॉप को ऑन ऑफ करने का बटन मेरे पास ही, मुझे इधर ही चाहिए। तो जिन 2 चीजों की एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्टेशन है उसको पास में रखो, तो वो उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो उनको ट्रेवल करने में टाइम, मनी और एनर्जी कम लगेगी। इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है पुराने और नए लेआउट में? डिस्टेंस। जिन डिस्टेंस, जो लेआउट, जो डिजाइन आपको कम डिस्टेंस निकाल के दे वो वाला पसंद कर लेना, बात खत्म। ठीक है सर, पक्का क्लियर? आइए नोट करते हैं। पहला पॉइंट, लेआउट ऑफ द प्लांट। हो सकता है कि आज जो आप लिखें वो आपको बिल्कुल समझ ना आए, हो सकता है आज जो आप लिखें वो आपको बिल्कुल समझ ना आए। क्यों? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नंबर 9 कर नहीं लेते दिल में दिए नहीं जलेंगे। इसका मतलब वो रोशनी अगली क्लास में होगी। आज तो आप नोटिंग का काम पूरा कर लीजिए क्योंकि समय है। लेआउट ऑफ द प्लांट शैल बी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल। जो लेआउट है वो या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल, राइट? Point 2, this concept relates to redesigning. This concept relates to redesigning of the components in a layout। मतलब भाई एक लेआउट में कई कंपोनेंट होंगे, वॉशरूम है, गोडाउन है, एमडी का ऑफिस है, मैनेजर का ऑफिस है, सिक्योरिटी रूम है, पावर का रूम है, सीसीटीवी कैमरा का रूम है। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे सेट हैं, क्या हम उनको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं? देखेंगे रिप्लेस कर करके।
ठीक है। पॉइंट 3, पॉइंट 3, we need to find out total distance traveled. We need to find out total distance traveled in the existing layout and proposed layout. And proposed layout. अब इससे क्या फायदा होगा? If a layout is giving higher amount of total distance traveled, higher amount of total distance traveled, comma, it will obviously be costlier. ये costlier होगा. राइट? क्लियर हुई बात? भाई हमको क्या करना क्या है? हमको डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है. इट विल ऑब्वियसली भी कॉस्टलियर अगर ज्यादा हमें ट्रैवल करना पड़ता है. पॉइंट नंबर 5, ट्रैवल does not always means transportation. Travel does not always means transportation, comma. It means movement between two components. Movement between two components of the layout. मतलब हमारी फैक्ट्री में 2 यूनिट हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2. यूनिट 1 प्रोसेसिंग करती है, यूनिट 2 उसको पैक करती है. तो प्रोसेसिंग होने के बाद माल को यूनिट 2 में भेजा जाता है ट्रॉली के माध्यम से. तो इन दोनों में क्या हो गया? मूवमेंट. तो इन दोनों का मूवमेंट अपने को कम से कम रखना है, बस ये कहने का मतलब है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैक्ट्री के एक एंड पे वर्कर काम करते हैं, बिल्कुल दूसरे एंड पे वॉशरूम है, तो 500 मीटर चल के आदमी वॉशरूम जाता. बताओ. So we need to keep this in mind that the total distance traveled between the people, between the units, जिनके बीच में कॉम्बिनेशंस हैं, जिनके बीच में मूवमेंट्स हैं, वो कम से कम रहें. बस ये एक आइडिया है. ठीक है ना? तो ट्रैवल डज नॉट ऑलवेज मीन ट्रांसपोर्टेशन. इस मूवमेंट को अपने को कम करना है. पॉइंट नंबर 6, basic idea behind this concept is to decrease. Basic idea behind this concept is to decrease क्या? The movement, and if movement cannot be decreased, अगर movement कम नहीं हो सकते क्योंकि माल तो जाएगा ही भाई दूसरे यूनिट में, and if the movement cannot be decreased, at least distance traveled should be decreased. Right? Full stop. Point number 7. Right? Point number 7. Question may or may not give new layout. Question may or may not give new layout. हो सकता है क्वेश्चन नया लेआउट दे चाहे ना दे.
comma. It may either give pre-drafted new layout. It may either give pre-drafted new layout or it can give instructions to make new layout. मतलब क्या होगा? एक तो क्वेश्चन के अंदर पुराना लेआउट पक्का गिवन होगा, उसको हमने कंपेयर करना है नए लेआउट से। तो बात ऐसी है कि जो नया लेआउट है वो गिवन है या फिर हम बनाएंगे, दोनों हो सकते हैं। अगर नया लेआउट बना बनाया दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो हम बना देंगे उसके हिसाब से, राइट। पॉइंट नंबर 8, once we get both old and new layout, once we get both old and new layout, we will calculate and compare distance traveled in both layout। हम दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करेंगे। और अब हम लिख रहे हैं आखिरी लाइन, जिसका डिस्टेंस कम होगा वो वाला चूज कर लेंगे। We will select the layout with lesser total distance, right? क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट दी हो या ना दी हो उसको आप इग्नोर कर दीजिए हमेशा, ट्रैवलिंग की कॉस्ट। अरे अगर डिस्टेंस ज्यादा निकल गया तो पर यूनिट कॉस्ट भी तो ज्यादा ही बैठेगी। अब इसका क्वेश्चन अगली मुलाकात में करेंगे। थैंक यू सो मच।